सुप्रभात, नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद सरकार गठन की कवायद तेज। विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी विधायकों की बैठक आज। नतीजों में आम आदमी पार्टी को 62 और बीजेपी को 8 सीटों पर जीत। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार नहीं खुला खाता। दो दिवसीय भारत यात्रा की औपचारिक घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दौरे को लेकर जताई उत्सुकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया दोस्त। अपने पहले भारत दौरे पर 24 फरवरी को पहुंचेंगे दिल्ली। अहमदाबाद की भी करेंगे यात्रा। तीन दिन के भारत दौरे पर वियतनाम की उपराष्ट्रपति डांग थी ngoc थिन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता आज। 2016 में दोनों देशों के बीच स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी की मजबूती पर होगा जोर। नई दिल्ली से हनोई के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का आज शाम होगा ऐलान। श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2019 के प्रावधानों को और स्पष्ट करने की बताई जरूरत। मंगलवार को दोनों सदनों में रिपोर्ट पेश। अनुबंध पर काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकार समेत सभी क्षेत्र के श्रमिकों को संहिता के दायरे में लाने की सिफारिश। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को बताया विश्व के लिए बड़ा खतरा। कोविड-19 रखा आधिकारिक नाम। चीन में अब तक 1110 लोगों की मौत। भारत में 21 हवाई अड्डों, 12 प्रमुख बंदरगाहों और सीमावर्ती क्रॉसिंग पर यात्रियों की जा रही है जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा नियंत्रण में हालात। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। विधानसभा की 70 सीटों में से पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज बैठक बुलाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने यह जानकारी दी। बैठक सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली की 70 सदस्य विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बार सीटों के आंकड़े को 2015 के मुकाबले देखें तो आम आदमी पार्टी को इस बार चुनाव में 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई हैं। बीजेपी ने 2015 में दिल्ली में 3 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 2015 की तरह इस बार भी दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल पाई है। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की और उसकी वोट हिस्सेदारी 53.57% रही। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की और उसे 38.51% वोट मिले हैं। कांग्रेस का खाता नहीं खुला और उसकी वोट हिस्सेदारी 4.26% रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में मिले वोटों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 54.3%, जबकि बीजेपी को 32.3% और कांग्रेस को 9.6% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद समर्थकों को शुक्रिया कहा है और उन्होंने कहा कि ये देश और दिल्ली वासियों की जीत है। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिसने मुझे अपना बेटा समझ के, जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। ये हर उस परिवार की जीत है जिनको अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। ये हर उस परिवार की जीत है जिनके लोगों का दिल्ली में अस्पतालों में अच्छा इलाज होने लगा है। दिल्ली के लोगों ने आज देश में
एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है। दिल्ली में जीत हासिल करने पर सभी पार्टियों के नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल को जीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि बीजेपी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चोपड़ा ने पिछले साल अक्टूबर में डीपीसीसी अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया था। इस साल की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूं और मैं शीश झुकाता हूं। जो भी दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया उसके आगे शीश झुकाता हूं। लेकिन मंथन करना होगा कि क्या वजह रही। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना साथ मिलने के बाद सभी लीडरों ने साथ दिया, सभी पार्टी वर्कर ने साथ दिया और खुल के साथ दिया, तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कहीं तो कमी रही होगी। इस बीच महरौली से नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव के काफिले पर कल देर रात हमला किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि महरौली से विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला हुआ है। संजय सिंह का दावा है कि काफिले पर हमले में एक शख्स की मौत हो गई और शख्स का नाम अशोक मान बताया जा रहा है। भारत दौरे को लेकर उत्साहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस महीने के आखिर में अपनी भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां लाखों लोग उनका स्वागत करेंगे। 2 दिवसीय भारत यात्रा की औपचारिक घोषणा के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि वो भारत जाने के लिए उत्सुक हैं। एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त होने के साथ बेहतर इंसान भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि एयरपोर्ट से अहमदाबाद के न्यू स्टेडियम तक लाखों लोग उनका स्वागत करेंगे। I just spoke with Prime Minister Modi, and it's going to be I don't know who's going, but he said we will have millions and millions of people. My only problem is, so last night we probably had 40 or 50,000 people, far more than anyone else, but when we have 50,000 people nowadays, fellas, I'm not going to feel so good, because he thinks we'll have 5 to 7 million people just from the airport to the new stadium. And you know, it's the largest stadium in the world. He's building it now. It's almost complete, and it's the largest in the world. And he's a friend of mine. He's a great gentleman, and I look forward to going to India. So we'll be going at the end of the month. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की भारत की पहली यात्रा होगी। इस दौरे के अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला दिल्ली और गुजरात के अहमदाबाद में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी विश्वास, साझा मूल्यों, परस्पर सम्मान और समझदारी पर आधारित है। इस दौरे से दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और अपनी रणनीतिक साझेदारी को अधिक मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वियतनाम की उपराष्ट्रपति डांग थी न्योक थिंग अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ आज द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। डांग थी न्योक थिंग आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगी। भारत और वियतनाम के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत की जाएगी। वो राष्ट्रीय संग्रहालय भी जाएंगी, साथ ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। वियतनाम के उपराष्ट्रपति राजघाट जाकर बाबू को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगी। फिन का 13 फरवरी को बोधगया जाने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने वियतनाम के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध काफी अच्छे हैं, जो पारस्परिक विश्वास और समझ के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मजबूत सहयोग को चिन्हित करते हैं। उपराष्ट्रपति की यात्रा 2016 में दोनों देशों के बीच स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आंध्र प्रदेश में विभिन्न पेट्रोलियम परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कल राज्यसभा सभापति के कक्ष में
उनसे मुलाकात की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनसे आंध्र प्रदेश में सभी पेट्रोलियम परियोजनाओं के विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन में तेजी लाने की बात कही। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेल गैस क्षेत्रों के अलावा रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। सभापति एम वेंकैया नायडू से बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कई ट्वीट करके कहा कि इनमें 2022-23 की दूसरी तिमाही तक 26,264 करोड़ रुपए की विशाखापट्टनम रिफाइनरी का आधुनिकीकरण परियोजना भी है। इसके अलावा अपतटीय तेल और गैस क्षेत्रों के विकास पर 68,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए का और निवेश राज्य में केजी बेसिन के ऑनलाइन फील्ड में किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की जीडीपी 2014-15 में $2 ट्रिलियन थी, जो 2019-20 में बढ़कर $2.9 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कर्ज घटा है और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। The nominal GDP of the country has increased from 2 trillion, sir, in 2014-15 to 2.7 trillion in 18-19, and it has reached 2.9 trillion by 2019-20. The macroeconomic stability is something which all of us will have to keep in mind. The averaging GDP growth has been at 7.4%, and inflation has been at 4.5%. And then, based on RBI estimates, the central government's liabilities have come down from 52.2% of GDP by the end of March 2014, that is, to 49.4% by the end of March 2019, clearly showing a healthy trend in terms of liability to the GDP. निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया भर में भारत के प्रति नजरिया बदला है, ऐसे में एफडीआई और एफपीआई बढ़ी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। The global sentiment, sir, is towards India in a very favorable mood, and that is seen by the investments which are coming from the foreign investors, which is continuing to show confidence in India. The net FDI flows is 24.44 billion, which was in April-November 2019-20, compared to 21.1 billion in April-November 2018-19. Second, the FPI flows, the net FPI flows in April-November to November 2019-20, sir, has been very positive at 12.6 billion, as against an outflow of 8.7 billion in April to November 18-19. The third is we've announced a national infrastructure pipeline, and in that we've already identified projects worth 103 lakh crores, for which 22,000 crores have already been invested. इससे पहले राज्यसभा में विभिन्न दलों के सांसदों ने दूसरे दिन आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। एआईएडीएमके के एस मुत्तुकरुप्पन ने बजट में तमिलनाडु के लिए किए गए प्रावधानों के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा की। टीआरएस के डॉक्टर के केशव राव ने कहा कि राज्य में जीएसटी टैक्स भरने के बाद भी अभी तक राशि नहीं मिली, जबकि सीपीआई के बिनोय विश्वम ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह किसानों की हालत का मुद्दा भी उठाया। The economy is not in the ICU. It has been taken to the ventilator already. For the ventilator, how can it come out? They have some panacea, some doctors, and their main panacea is that to privatize everything, to see that all the wealth of the nation is sold to the private profit mongers. And they have an option, one more option, that is the FDI. So these two medicines are not going to help this economy, which is already in the ventilator, sir.
ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि अर्थव्यवस्था को संभालने की आवश्यकता है। उल्टे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। कहा जा रहा है 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ 10% रहेगी। ये क्या आधार है? इसका कोई आधार नहीं नजर आता। मेरा मानना है यदि हमें अपने देश की तरक्की करनी है और देश की तरक्की गांव खेत खलिहान से होकर गुजरती है, यदि किसान खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो शहर खुशहाल होगा, और जो शहर खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा। आज किसान के पास उतने आय के साधन नहीं है कि वो अच्छा मकान बना सके, सही ढंग से रह सके। जब उसकी हालत सुधरेगी, वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वो मकान बनाएगा, अच्छी शादी करेगा, व्यापारी के पास जाएगा सामान खरीदने के लिए, तो बाजार भी खुशहाल रहेंगे। Budget 2020 is a budget that continues this determined effort by this government, an effort that commenced in 2014 when it inherited a broken, corrupted economy. Budget 2020 is the first one of this new decade and is also the first one to take on the Prime Minister's next objective of expanding the economy after focusing the last 5 years on cleaning and rebuilding the economy. लोकसभा से कल संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 में बदलाव का प्रावधान है। इस विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। यह जो विधेयक है, इस विधेयक को एक प्रदेश के दृष्टि से लाया गया है। ऐसे ही कई समस्या अन्य राज्यों की भी है और राज्य के जो व्यवस्था है, जो रिकमेंडेशंस है, जो एथनिक रिपोर्ट है, उन सारे चीज़ों का अध्ययन करने के बाद भारत सरकार संज्ञान में लेते हुए, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का विशेष ध्यान है कि ऐसे वंचित वर्ग जो संवैधानिक दृष्टि से प्रावधान होने के बावजूद भी वंचित रहे हैं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए और वैसे त्रुटि को ठीक किया जाए। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिन विषयों को माननीय सदस्यों ने अपने सुझावों के माध्यम से दिया है, उन सारे विषयों को समाहित करते हुए आगे सरकार इस विषय पर लगातार कार्य करते रहेगी। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया है। दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को 2 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र का दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र के पहले चरण में 1 फरवरी को आम बजट पेश किया गया और इस पर चर्चा हुई। संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति ने सभी तरह के ठेका श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2019 के दायरे में लाने को कहा है। समिति ने कहा है कि चाहे वो ठेका श्रमिक भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा सीधे भर्ती किए गए हों या फिर ठेकेदारों के माध्यम से, इन्हें इस संहिता के दायरे में लाना चाहिए। साथ ही इसकी परिभाषा को और व्यापक और स्पष्ट बनाया जाए, जिससे इसके तहत सभी श्रेणी के ठेका श्रमिकों को शामिल किया जा सके। सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी स्थायी समिति ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2019 की व्यापक पड़ताल करते हुए कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट में 5 सांसदों ने असहमति टिप्पणियां भी दी हैं। इस संहिता में 13 अहम श्रम कानूनों को समाहित करने का सरकार का इरादा है। इस संहिता को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था, जिसे पड़ताल के लिए समिति के पास भेज दिया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करके कहा है ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी चिकित्सा उपकरण निर्धारित गुणवत्ता और क्षमता मानदंडों का अनुपालन करें। इसमें औषध और प्रसाधन अधिनियम की धारा 3 के तहत मनुष्य और पशु पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में लाया गया है।
निर्भया मामले में केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट इस मामले में 13 फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें कोर्ट तय करेगा कि क्या दोषियों को अलग अलग फांसी पर लटकाया जा सकता है। केंद्र का कहना था कि अब सिर्फ पवन के पास कानूनी विकल्प बचा है, लेकिन इस वजह से बाकी दोषियों की भी फांसी नहीं हो पा रही है। निर्भया मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि अगर किसी की दया याचिका लंबित नहीं है तो आप डेथ वारंट जारी करने की मांग कर सकते हैं। अगर कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई मर्सी दाखिल नहीं कर रहा है तो आप उस पर दबाव नहीं बना सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोषी रणनीति के तहत केस को लंबा खींच रहे हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया से कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना होगा और अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाना होगा। एक अध्ययन के मुताबिक इसके लिए भारत को सौर क्षमता को करीब 30 गुना यानी करीब 1000 गीगावाट तक बढ़ाना होगा। अध्ययन के मुताबिक सौर और पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। पवन ऊर्जा की तुलना में सौर ऊर्जा में अधिक तकनीकी आर्थिक संसाधन उपयुक्तता है। 2015 में हुए पेरिस समझौते में विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर सहमति बनी थी। इसके लिए वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में कोयले की हिस्सेदारी 2050 तक 73 से 97% के बीच घटानी होगी। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हुए विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। काबुल स्थित सैन्य अकादमी को निशाना बनाकर मंगलवार तड़के किए गए आत्मघाती हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। कई महीनों में काबुल में किया गया यह पहला बड़ा हमला है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि भारत कड़े शब्दों में इस घृणित हमले की निंदा करता है, जिसमें मंगलवार सुबह काबुल स्थित मार्शल फहीम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बाहर कई अफगान नागरिक हताहत हुए। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।